Hello friends, welcome back to my YouTube channel GK and Education. This is An Gaurav Kumar and today we will start a very interesting lecture on the topic of center of mass. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम इस ड्रैगन को नीचे कर रहे हैं तो ये फिर से सीधा हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। जब देखो अब मैंने इसके गर्दन को नीचे किया तो ये फिर से सीधा हो गया। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। तो सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन बोल सकते हो और या फिर सेंटर ऑफ मास होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज़ ए पॉइंट वेयर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी वर सपोज्ड टू बी कंसनट्रेटेड। मतलब कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है किसी भी बॉडी का जहाँ पे उसका जो सारा मास है वो कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, तब आपको ज़्यादा क्लेरिफाई होगा। ठीक है, तो अब हम सीधे इसके एक्सप्रेशन में मिलते हैं। तो अब हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उसके साथ एक एक्सप्रेशन करेंगे जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ड्राइव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार मान लो, बस मान लो, ट्रेन मान लो। ठीक है, ये मान लो मैंने कार मान ली। ठीक है, अब आपको पता है कि ये कार जो है वो लाखों करोड़ पार्टिकल से बनी हुई है और ये जो कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। तो अब हम ऐसे हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग थोड़ा बताएंगे कि ये पार्टिकल 30 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, ये पार्टिकल 30 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, इसके टायर 30 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं। अब हम इसको एज अ पॉइंट मास मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? एज अ पॉइंट मास। मतलब ये पूरी जो गाड़ी है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गई है और दिस कंसंट्रेटेड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। ये जो पॉइंट है वो ही सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने एक्सपेरिमेंट पे आएंगे कि वो जो ये जो ऑब्जेक्ट था वो अपनी पोजीशन फिर से रिटेन कैसे कर ले रहा था। ठीक है, ये जो हमारे पास था ना, ये कैसे अपनी पोजीशन रिटेन कर ले रहा था। मैंने ये खोल दिया है, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, जैसे ये है ना, ये देखो, इसको थोड़ा सा भी ऐसे फिर से रिटेन कर ले रहा है अपनी पोजीशन। तो ऐसा क्यों है ये हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को बनाते हैं। इसका निचला पार्ट हम पहले नहीं लेंगे। ठीक है, इसका निचला पार्ट हम बाद में लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये जो ड्रैगन है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास क्यूट सा ड्रैगन है। ये है हमारे पास ये ड्रैगन। अब ये इसको जब हम इसकी मुंडी को ऐसे नीचे कर रहे हैं तो ये फिर से अपनी पोजीशन रिटेन कर ले रहा है। जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो इसकी पूंछ जो है वो ऊपर तो चली जा रही है, बट जब हम इस पर फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो ये फिर से सीधा हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? बट ये ऐसे भी हो सकता है वैसे। ठीक है, ठीक है, अब जब हम इसको ट्रांसलेटिव मोशन देंगे। ठीक है, ट्रांसलेटिव मोशन क्या होता है? जैसे कि मैं इसको इस तरफ स्ट्रेट लाइन जो मोशन होता है उसको हम ट्रांसलेटिव मोशन बोलते हैं। जब मैंने इसको इस तरफ से धक्का दिया, मैंने इसको आगे डिस्प्लेस करना चाहता था। मैं चाहता था कि ये यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन पे चला जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने इसकी गर्दन पे जब मैंने इसके हेड पे फोर्स लगाई तो ये नीचे को हो गया और ये जो इसकी पूंछ है वो ऊपर की तरफ घूम गई। तो ये जो डायरेक्शन थी वो क्लॉकवाइज थी। ठीक है, मतलब ये अपनी पोजीशन पे घूम गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ वो हम देखते हैं आगे। जब मैंने अच्छा मानो अब इसके सर पे मैंने, चलो मान लिया इसके सर पे मैंने फोर्स एक्सर्ट की। अब इसकी पूंछ पे करके देखते हैं कि पूंछ पे जब हम फोर्स एक्सर्ट की तो ये कैसे, मतलब कि ट्रांसलेटिव मोशन में आता है या फिर नहीं। ट्रांसलेटिव मोशन क्या होता है? जैसे आप मान लो ये एक टायर है, आप इसको ऐसे मतलब कि पुश करोगे तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो इसी मोशन को हम ट्रांसलेटिव मोशन बोलते हैं।
जैसे कि अब मैं इसकी पूंछ पे फोर्स लगाऊंगा तो ये फिर से ये ट्रांसलेटिव मोशन नहीं शो करेगा, ये अपनी एक्सिस पे घूमेगा। ठीक है, तो ये घूम रहा है तो भी हमें ट्रांसलेटिव मोशन नहीं मिल रहा है। बट जब हम इसके सेंटर ऑफ मास, मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका होल ऑफ द मास कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट दैट इज सेंटर ऑफ मास, तो मान लो इसका सेंटर ऑफ मास ये है। अब मैं इस पर फोर्स एक्सर्ट करूँगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये कहीं भी मतलब कि अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करेगा। अब हम इसी सेंटर ऑफ मास को फाइंड करेंगे कि इस जो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे होगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये ड्रैगन जो है, इसकी जो ड्रैगन मानो या फिर डायनासोर मानो, ये जो डायनासोर है इसका जो स्ट्रक्चर है वो अनसिमेट्रिकल है। तो हम इसको मान लेते हैं एज अ रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, ऐसे हम इसको रेक्टेंगुलर शेप देते हैं। ऐसे सिमेट्रिकल बनाने के लिए मैंने इसको रेक्टेंगुलर शेप दे दी। ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसकी ये पूंछ पे दो पार्टिकल मान लेते हैं हम, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है। इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए मैंने ये दो पार्टिकल माने। ऐसे तो इसमें लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, बट मैंने ये दो पॉइंट माने क्योंकि ये जो सबसे ऊपर है और ये सबसे नीचे पॉइंट है, इसलिए मैंने ये दो पॉइंट माने। अब इसको हम एक कार्टेशियन प्लेन में ले लेंगे। ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन ले लेंगे और इस पर हम एक पोजीशन वेक्टर r1 और ये r2 है। ठीक है, r1 और ये r2 पोजीशन वेक्टर है, मतलब कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है r2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है r1। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r1 2। इसको छोड़िए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये जो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, और जब ये दोनों पॉइंट हैं इस ड्रैगन में, ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर कितनी फोर्स लगेगी, इस पर फोर्स लगेगी F1। F1 क्या है, मतलब कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट है 1 और इस पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा ऑब्जेक्ट उसको हम सेकंड मानेंगे और वो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब ये जो F1 है वो F2 को खींच रहा होगा, F2 को मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम 2 मानेंगे और जो खींच रहा है उसको हम 1 मानेंगे, तो ये इसकी डायरेक्शन इनवर्ट होगी। ठीक है, इतना आगे समझ। अब हम R1 को ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि R1 का हमें कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए। R1 जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ आती है, एक वेलोसिटी में आती है। ठीक है, ऐसे हम मान लो आप वेलोसिटी लेके चलते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगी। तो हम वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, वैसे वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं है इसमें, ठीक है, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये अब मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लो ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों को मैं कोलैप्स करने की कोशिश करूँगा, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा ताकि ये दोनों आपस में जुड़ जाएं ये पार्टिकल्स। बट चलो अच्छा ऐसे मान लेते हैं हम, मैं इस पर F2 और F1 फोर्स से एक्सर्ट करता हूँ, F1 और F2 फोर्स एक्सर्ट करता हूँ। ये जो F1 और F2 फोर्स है ये इक्वल भी हो सकते हैं और इनइक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल मानो मैंने इक्वल फोर्स एक्सर्ट की, मानो ये भी 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन, बट ये है तो इक्वल, इनका मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन है, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। ये पॉजिटिव डायरेक्शन से, वो नेगेटिव डायरेक्शन से लग रही है। ठीक है, अब मैं इसको साइड में बनाता हूँ और इसके लिए हम एक्सप्रेशन सोल्व करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैं बताऊंगा कि ये नीचे वाला क्यों नहीं लिया है, ये हम थोड़ा आगे करते हैं, क्योंकि पहले हम इस ड्रैगन का देख लेते हैं कि इस ड्रैगन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। बना आगे फ्रूटी बना दिया ऐसे, ये आ गया। एक पॉइंट हमने ये माना था, ये माना बीच का डिस्टेंस ऐसे था और हमें ये सेंटर भी लेने पड़ना था। ठीक है, मैंने पहले ले लिया F1 A और B, F12 F21 F2 फोर्स लगेगा ऐसे।
ये जो F12 और F21 है ये इंटरनल फोर्स है, मतलब कि इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच की फोर्स है, और जो F1 और F2 है ये मैंने खुद से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड की। ये पॉइंट O है, ठीक है। अब हम सबसे पहले R1 निकालते हैं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ये है R1 और ये है R2। तो यहाँ पे वेलोसिटी V1 की क्या होगी, V1 की होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है R1 अपॉन T। वैसे ही V2 भी आ जाएगा हमारे पास R2 अपॉन T। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं पहले कि टोटल फोर्स कितनी एक्ट हो रही है। नेट फोर्स F दैट इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे कितनी कौन सी फोर्स है F1 और F12, F1 प्लस F12, और ऑब्जेक्ट बी पे कौन कौन सी फोर्स है F21 प्लस F2। तो नेट फोर्स हमारे पास ये आई F दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 F12 प्लस F21। ये हमारे पास नेट फोर्स, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है F1 प्लस F12 दैट इज इक्वल टू F। अब हमें पता है F1 मान लो फोर्स की टोटल फोर्स F1 मान लो। अब हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल होती है, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है लिखा क्या ये। और हमारे पास मोमेंटम की क्या किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मास कितना है m1 और वेलोसिटी कितनी है v1। अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हमने v1 क्यों लिया, यहाँ पे v1 की वैल्यू पुट कर देंगे इसलिए हमने v1 लिया होता। और वैसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट करी है F2 प्लस F21। इसको F2 मानते हैं dp अपॉन dt, dm2 v2 dt। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये ऑपोजिट डायरेक्शन थी तो ये नेगेटिव साइन क्यों नहीं आया, तो नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि हमने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ कि F12 दैट इज इक्वल टू F21, तो माइनस F21, तो इसको हम दूसरी तरफ जाएंगे तो F12 प्लस F21 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगता है, छोड़ो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, F1 ये जो है ये हमारी F1 प्लस F12 F2 प्लस F21। तो हमारे पास क्या आएगी b अपॉन, ये जो है इन दोनों को प्लस करेंगे dt इंटू m1 v1 अपॉन ही लेंगे हम d अपॉन dt m2 इंटू v2, ठीक है। अब हम d अपॉन dt ये दोनों कॉमन है और यहाँ पे ये देखो टोटल फोर्स यहाँ पे हमने ये ली हुई थी ना, ये देखो ये किसकी इक्वल थी F की इक्वल थी ना, F दैट इज इक्वल टू d अपॉन dt कॉमन एरिया। तो हमारे पास बचा क्या m1 अपॉन m2 m1 अपॉन v1 प्लस v2। अब हम v की वैल्यू यहाँ पे v1 r1 अपॉन t भर देंगे, d अपॉन dt m1 r1 अपॉन t प्लस m2 r2 अपॉन t। यहाँ पे v1 है ना dr अपॉन dt रेट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे क्या dr1 अपॉन dt dr2 अपॉन dt। तो अब हम dt कॉमन d अपॉन dt कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा d अपॉन dt, ठीक है। ऊपर का साफ कर देता हूँ यहाँ से, क्या बचा हमारे पास f दैट इज इक्वल टू डी स्केयर, क्योंकि अब हम निकालेंगे बात तो क्या हो जाएगा डी स्केयर अपॉन डी टी स्केयर, तो m r1 प्लस m2 r2, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 के साथ, ठीक है। डिवाइडिंग
and multiplying with m1 and m2 in equation थर्ड। ठीक है, तो f कितना आ जाएगा, इसको हम m1 m2 d का स्क्वायर dt का स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2। अब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे तो नीचे हम लिखेंगे m1 m2। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो है यही हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 m2 दैट इज इक्वल टू r सेंटर ऑफ मास। इसको हम आर सी से डिनोट करते हैं, तो f दैट इज इक्वल टू m1 m2 d स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर इंटू आर सी सेंटर ऑफ मास। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या है, ये था हमारे पास सेंटर ऑफ मास। और हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला भी बन गया, फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू। अच्छा, ये छोड़ा, ये याद रखो कि हमारे पास सेंटर ऑफ मास कितना है, m1 r1 अपॉन प्लस m2 r2 अपॉन m1 m2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये आएगा सेंटर ऑफ मास, ये कितना है m1 r1 m2 r2 और m1 m2। अच्छा, जब एक बात और है, ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब आपको ये पता चल गया होगा कि m1 और m2 कैसे आया। ठीक है, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास कितना है, m1 r1 प्लस m2 r2 m1 m2। यह है हमारे पास सेंटर ऑफ मास। तो अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास आप देखो कि डेली लाइफ में कैसे होता है। मान लो आप किसी भी प्लेन सरफेस चल रहे हो या फिर किसी माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे हो। ठीक है, ये आप मान लो प्लेन सरफेस पे चल रहे हो, तो आपका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास सीधा यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, और जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे मतलब किसी भी माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे होगे, तो आप देखना कि आप थोड़े झुके होते हो नीचे की तरफ, ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, आप ऐसे भाग लगा सकते हो, तो आपका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे लाई करता है ताकि आप इस पहाड़ के साथ बने रहो। नहीं तो ऊपर आप ऐसे खड़े हो गए, ऐसे सीधे खड़े हो गए तो ये नीचे जल्दी गिर जाओगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास सीधा नीचे को लाई करेगा, इसलिए आप थोड़ी झुक जाते हो नीचे को। ठीक है, अब एक और जो पॉइंट है वो ये है कि आप एक खाली मटका लो, इस स्फीयर मान लो, इस स्फीयर में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसके सेंटर में। और जब हम इसको पानी से भर देंगे ना ज़्यादा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा नीचे लाई करेगा। ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा नीचे लाई करेगा। वैसे ही जब हमने इस ड्रैगन में नीचे जो वेट को, लोड को हमने बढ़ा दिया, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करने लगा, सेंटर ऑफ मास इसके नीचे लाई करने लगा, यहाँ पे लाई हुआ। तो यहाँ का ये जो सेंटर मास था, सेंटर ऑफ मास था, वो यहाँ पे नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे नीचे वेट ज़्यादा हो गया, मास ज़्यादा बढ़ गया। तो अब जब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, जब हम इसको ऊपर को ले जा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम इसको ऊपर को ले जा रहे हैं तो यहाँ से एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है F। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, मान लो ये वाली जो, और यहाँ पे ये है ड्रैगन, ये ड्रैगन है। जब हम इसके हेड को इस तरफ ले जा रहे हैं तो यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे भी एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, अब इस फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया, जब हम इसको इस तरफ कर रहे हैं तो ये फोर्स ऐसे लग रही है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया। अब ये इस ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे नीचे को आएगा mg, और ये इस जो मास के कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से होंगे, ये रिजॉल्व हो जाएगा। इस मास के कंपोनेंट आएंगे
एम जी साइन थीटा और एम जी कोस थीटा, यहाँ थीटा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस फोर्स को अपोज कौन कर रहा है, एम जी साइन थीटा, मतलब कि इसका वेट खुद ही, इसका वेट इस फोर्स को अपोज कर रहा है। जब हम इस पे फोर्स लगाना बंद कर देंगे, मान लो ये यहाँ पे ये जो फोर्स लगी है वो किसके पूरा है, एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ऐसे मतलब जी ये जो फोर्स है, जब हम इस पर मान लो ये मैंने ऐसे लिया है और इसको ऊपर पकड़ लिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये जो फोर्स है और इसका जो वेट है उसके कंपोनेंट एम जी साइन थीटा और एम जी कोस थीटा। एम जी साइन थीटा इस फोर्स को अपोज कर रही है, एम जी साइन थीटा। बट जब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये वाली फोर्स जीरो कर देंगे, तो एम जी साइन थीटा बचेगा, जो कि इसको वापस फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा। और यहाँ पे एम जी क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब ये पूरा इस कंसेप्ट पे था कि जब हम ये जो नीचे का हैवी जो पार्ट है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, जब हम इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, कंटिन्यूस रखेंगे फोर्स को, तो यहाँ पे इसका जो वेट है एम जी साइन थीटा, और वेट के जो रिजॉल्व करेंगे तो उसमें जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा वो इसको अपोज कर रहा होगा। और ये जो जब हम इस फोर्स को ज़ीरो कर देंगे तो जो एम जी साइन थीटा है वो इसको फिर से हेल्प करेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने में, ठीक है। तो बस यही था इसके पीछे का राज। देखो सीधा हो गया ना, मतलब कि जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं तब मैं देखो इसको ऊपर की तरफ, मतलब कि इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ आएगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो वेट है वो रिजॉल्व हो जाएगा टू कंपोनेंट्स में, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ऐसे मान सकते हो, इस तरफ, ठीक है। ये जो इस तरफ वाला कंपोनेंट होगा वो जो ये जो फोर्स मैं इस तरफ से लगा रहा हूँ वो रिजॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। मानो एक ऐसे है कि ये मैं इस तरफ से खींच रहा हूँ, और ये जो इसका वेट है वो इस तरफ एम जी साइन थीटा इस तरफ खींच रहा है इसको। जब मैं यही जीरो कर दूँगा तो ये खुद से पीछे को आ जाएगा, ठीक है। इसके पीछे का फंडा यही था, देखते हैं सीधे खड़ा होता है, हो गया ना सीधा खड़ा, इसलिए ये था।